सोचिए जरा, एक ऐसा जमाना जहां राजा की ताकत पर कंट्रोल तलवारों से नहीं बल्कि आइडियाज से होता था। आज हम ऋग्वेदिक काल के 3 खास शब्दों को समझेंगे जो उस दौर की राजनीति का पूरा खाका हमारे सामने रख देते हैं। ऋत, सभा और समिति। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो उस जमाने की एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल सिस्टम की पूरी कहानी बताते हैं। तो सवाल ये है कि भाई प्राचीन भारत में राजा को निरंकुश होने से, अपनी मनमानी करने से कौन सी चीज रोकती थी? इसका जवाब इन्हीं 3 अनोखे कॉन्सेप्ट्स के आपसी कनेक्शन में छिपा है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, उस जमाने की पॉलिटिक्स को समझने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि वो लोग दुनिया को देखते कैसे थे, उनका यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या था। और इस पूरी सोच की जो बुनियाद थी वो था ऋत, एक ऐसा अनदेखा कानून जो हर चीज को चला रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ऋत है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ हो, एक ऐसा नैतिक कानून जिसे कोई बदल ही नहीं सकता। ये नेचर, भगवान, इंसान सब पर एक जैसा लागू होता था। आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हर चीज को अपनी अपनी जगह पर सही तरीके से चलाता था। ऋत का असर जो है वो 3 लेवल पे दिखता था। पहला, कॉस्मिक लेवल पर, मतलब सूरज, चांद, तारे सब अपने रास्ते पर इसी की वजह से चलते हैं। दूसरा लेवल था देवताओं का। जी हां, देवता भी इसके नियमों से बंधे थे, उन्हें भी इसे फॉलो करना पड़ता था। और तीसरा लेवल, वो था इंसानी समाज का, जहां जस्टिस, सच और सही गलत की बुनियाद यही ऋत था। और पता है, ये कॉन्सेप्ट इतना इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके एक गार्डियन देवता भी थे, वरुण। उन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता था, मतलब ऋत का रक्षक। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह नियम कितना जरूरी रहा होगा। ऋग्वेद में एक श्लोक है जो ऋत के गहरे मीनिंग को बहुत अच्छे से बताता है। जब उसमें कहा जाता है हमें सत्य के मार्ग पर ले चलो, तो वहां सत्य का मार्ग का असली मतलब ऋत के रास्ते पर चलना ही है। तो आप देखिए, ये सिर्फ कोई कॉस्मिक रूल नहीं था, ये तो सही जिंदगी जीने के लिए एक मॉरल कंपास की तरह था। ठीक है, तो हमने ये यूनिवर्सल लॉ ऋत को तो समझ लिया। अब आते हैं जमीन पर, देखते हैं कि ये चीज पॉलिटिक्स पर कैसे असर डालती थी। और इसके लिए हमें 2 बहुत ही पावरफुल संस्थाओं को समझना होगा, सभा और समिति। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क था। तो सबसे पहले बात करते हैं सभा की। इसे आप एक तरह से बुद्धिमानों की काउंसिल या बड़ों की पंचायत कह सकते हैं। ये एक छोटी सी, एक्सक्लूसिव और बहुत ही इज्जतदार बॉडी हुआ करती थी। इसमें कौन लोग होते थे? इसमें समाज के सबसे गुणी और तजुर्बेकार लोग होते थे, जैसे बड़े ज्ञानी, पुजारी, अमीर लोग। इनका मेन काम था राजा को सलाह देना, एडवाइस करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक तरह की कोर्ट का काम भी करती थी, जहां लोगों के झगड़े सुलझाए जाते थे। अच्छा, सभा तो हो गई बुद्धिमानों की काउंसिल। अब आते हैं समिति पर। और समिति थी आम लोगों की आवाज, एक बड़ी, खुली हुई और बहुत ही पावरफुल असेंबली। और पता है समिति की सबसे बड़ी पावर क्या थी? राजा को चुनना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, राजा कौन बनेगा ये फैसला समिति ही करती थी। समिति में कबीले का हर आजाद आदमी हिस्सा लेता था। ये इतनी पावरफुल थी कि राजा को चुन भी सकती थी और अगर काम ठीक ना करे तो उसे हटा भी सकती थी। जंग करनी है या सुलह, ये सारे बड़े फैसले भी यहीं लिए जाते थे। मतलब साफ था, राजा समिति की मर्जी के खिलाफ जा ही नहीं सकता था। तो अब हमारे पास 3 पीसेस हैं पजल के। एक तरफ है यूनिवर्स का नियम ऋत, दूसरी तरफ है बुद्धिमानों की सभा और तीसरी तरफ है आम लोगों की समिति। अब सबसे बड़ा और सबसे मजेदार सवाल, इन तीनों के बीच का कनेक्शन क्या था? और इसका जवाब कमाल का है। सभा और समिति ये दोनों ही अपने फैसले ऋत के उसूलों पर लेते थे। यही वो धागा था जो यूनिवर्स के लॉ को जमीन की पॉलिटिक्स से जोड़ता था। सब कुछ कनेक्टेड था। इस कनेक्शन को जरा और गहराई से देखिए। ऋत का मकसद क्या था? यूनिवर्स में हार्मनी बनाए रखना। और गवर्नेंस का मकसद क्या था? समाज में ऑर्डर बनाए रखना। देखिए कैसे मिल रहा है। ऋत देवताओं से सही बर्ताव की उम्मीद करता था, तो शासन से उम्मीद थी कि वो न्याय से राज करे। ऋत अगर मॉरल ट्रूथ था तो सारे पॉलिटिकल फैसले उसी सच्चाई की बुनियाद पर लिए जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मजबूत संस्थाओं का आखिर हुआ क्या? ये गायब कैसे हो गईं? और क्या इनकी कहानी में आज की दुनिया के लिए कोई सबक छिपा है? आइए देखते हैं।
देखिए, वक्त के साथ साथ ना पावर का गेम बदल गया। एक जमाना था ऋग्वेदिक काल, जब सभा और समिति का दबदबा था। लेकिन फिर आया बाद का वैदिक काल, और धीरे धीरे राजा ज्यादा ताकतवर होता चला गया। और जैसे जैसे राजा की ताकत बढ़ी, इन संस्थाओं का असर कम होता गया। बाद में अथर्ववेद में एक बड़ी मार्मिक बात मिलती है। उसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है और राजा से गुजारिश की जाती है कि वो अपनी इन 2 बेटियों का सम्मान करे। ये लाइन अपने आप में बता देती है कि उस वक्त तक इन संस्थाओं की हालत कितनी कमजोर हो चुकी थी। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में आज की हमारी पॉलिटिक्स को भी ऋत जैसे किसी यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल की जरूरत है? एक ऐसा सिद्धांत जो हर कानून, हर नेता और हर फैसले से ऊपर हो? सोचने वाली बात है ना?